ये सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि दरअसल बरामद क्या क्या हुआ है और कितनी बड़ी ये सफलता है। पीयूष जैन के घर पर बरामद सोने के बिस्किट की जांच अब डीआरआई करेगी। जैन के घर दुबई के स्टैंप वाला 23 किलो सोना बरामद हुआ है। थोड़ी देर में जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम बरामदगी का आधिकारिक ब्यौरा भी जारी करेगी, यानी ये बताएगी, जीएसटी के जो अधिकारी हैं वो ये बताएंगे कि क्या कुछ बरामद हुआ है। यानी अब जो बरामदगी का काम था वो पूरा हो चुका है और उसके बाद अब आधिकारिक रूप से कुछ देर में ये बताया जाएगा कि दरअसल कुल कितनी बरामदगी हुई है, क्या क्या मिला है यहाँ पीयूष जैन के घर पर, दोनों जगह जहां छापेमारी की गई वहां से। तो कहां से आया स्वर्ण भंडार, ये बड़ा सवाल है और इसकी डीआरआई जांच करने वाली है। पीयूष के घर से 23 किलो सोना बरामद हुआ है जिस पर दुबई की स्टैंप है। सोने पर इंटरनेशनल प्रेशियस मेटल रिफाइनर्स की मोहर है और सोने के बिस्कुट सऊदी अरब की कंपनी ने बनाए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। कंपनी का मुख्यालय अबू धाबी यानी यूएई में है। एक ब्रांच गोल्डलैंड बिल्डिंग गोल्ड सूख दुबई में है। इसके अलावा दुबई से तस्करी कर भारत लाए जाने का शक जाहिर किया जा रहा है और इस वजह से इस पर अब डीआरआई भी जांच करेगी। यानी कई और बिंदु हैं जिन पर जांच की जाएगी और दायरा और ज्यादा बड़ा हो सकता है इस जांच का, और एजेंसीज इसमें जुड़ सकती हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। लेकिन राजीव रंजन जी, बिस्किट मिले हैं, डीआरआई जांच करेगी, अब से कुछ देर में हमें आधिकारिक रूप से पता भी लग जाएगा। जीएसटी के अधिकारी जब बताएंगे कि आधिकारिक रूप से उन्हें क्या कुछ बरामद हुआ है यहाँ से। ये जांच का दायरा और कितना बड़ा हो सकता है इसमें, और जांच के दायरे में कौन कौन शामिल हो सकता है और कहां तक इसकी आंच पहुंच सकती है? सुमेरा जी, एक स्वेटर जब उधरना शुरू होता है तो फिर वो कहाँ तक खुलता जाता है इसकी कोई सीमा नहीं होती। तो जिस तरह से अवैध लेन देन का कारोबार चलता है उसमें एक से दूसरे धागे जुड़े रहते हैं और उसके बाद वो खुलते खुलते कड़ियाँ कहाँ तक जुड़ेंगी इसका मतलब पहले से कोई अनुमान लगाना वो बड़ा मुश्किल है। अब जैसे देखिए ना, जिस चीज़ का अभी ये छापे जो मारे गए वो कहाँ से शुरू हुए। एक ट्रक कहीं पकड़ा गया, उसमें से कुछ फर्जी ईवे कुछ फर्जी बिल्स बरामद हुए और वहाँ से जांच करते हुए महीनों की जांच चलते हुए यहाँ तक पहुँची है। यहाँ इस खजाने के मिलने के बाद जो जांच आगे बढ़ेगी उसमें कड़ियाँ खुलते हुए कहाँ तक जाएंगी इसका अभी कोई क्या अंदाजा लगाए। लेकिन निश्चित रूप से ये एक बड़ी सफलता है जीएसटी इंटेलिजेंस के लिए। और यदि उससे पहले जो आयकर विभाग के छापे पड़े उसमें क्या सामने आया उसके बारे में तो अभी किसी ने कुछ बताया ही नहीं है औपचारिक रूप से। जी हाँ। तो अभी तो वहाँ भी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। लेकिन ये देखिए, ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि भ्रष्टाचार क्या हम, क्योंकि यूपी चुनाव में हम देख रहे हैं कि राजनीति कितनी हो रही है इस मुद्दे पर। राजीव जी, क्या भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहेगा और उसमें ये मुद्दा केंद्र में रहेगा? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब आपने बरामदगी देखी है तो वो लोगों के दिमाग में ताज़ा रहेगी, वो पिक्चर ताज़ा रहेगी कि कैसे 284 करोड़ हमने देखे मशीनों से गिनते हुए लोगों को। ये तस्वीरें आपको पिछली 2 विधानसभा चुनावों के बड़े मुद्दे को ताज़ा कर देंगी, निश्चित रूप से ताज़ा करेंगी। 2 विधानसभा जो पिछले चुनाव हुए थे उसमें क्या क्या मुद्दे थे। यदि आप 2017 को याद करें, यदि आप 2012 को याद करें, 2012 में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था। उस समय बहुत सारी हत्याएं हुई थी जिनका संबंध भ्रष्टाचार से जोड़ा जा रहा था, वो सब चीज़ें चल रही थी। उसका जो ठीकरा फूटा था वो बसपा के ऊपर फूटा था। उसके बाद 2017 में उस समय एक अराजक स्थिति, यदि आप जनमत के हिसाब से देखें, जनता ने जो फैसला दिया वो किस बात पर फैसला दिया, जनता को यह लग रहा था कि स्थिति बिल्कुल अराजक जैसी हो गई है और अपराधियों का बोलबाला हो गया है और उसमें कुछ लोग जो हैं वो हर तरह की एक तरह से माफिया राज हो या जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करना हो, ये सारी चीजें जो एक जनमत के हिसाब से, और साथ में महिलाओं की सुरक्षा, ये सब बातें उन 2 चुनावों में बड़ी चीज थी। अब ये तस्वीरें जो निकल करके सामने आ रही है इससे लोगों को मन में यही बात जाएगी जो आपने शुरुआत में भी कहा, आपने कहा कि जनमत किधर जा रहा है। तो जनमत के लिहाज से देखें तो ये तस्वीरें निश्चित रूप से जनता को याद दिलाएंगी कि कैसे भ्रष्टाचार होता रहा है पहले और उसको कैसे समर्थन मिलता रहा है। ये देखिए, ये बड़ा सवाल है और ये सवाल मैं दोनों हमारे साथ जो राजनेता मौजूद हैं उनके पास भी लेकर जाऊंगी। पूर्वी, देखिए ये बड़ा सवाल है। आप जब आप ये कहते हैं कि ये आप पुष्पेंद्र जैन के यहाँ छापे मारना था लेकिन आप पीयूष जैन के यहाँ चले गए,
क्यों समाजवादी पार्टी की तरफ से ये नहीं कहा जा रहा कि बहुत अच्छा हुआ है अगर 284 करोड़ पकड़े गए, किसी का काला धन पकड़ा गया, किसी ने काले कारोबार से इकट्ठा किया, टैक्स इवेजन कर कर इकट्ठा किया, तो बहुत अच्छा हुआ पकड़ा गया, और लोगों को पकड़िए। ये पक्ष क्यों सामने नहीं आया? और क्या इसी वजह से बार बार मैं फिर आपसे वही घूम कर सवाल पूछती हूँ कि इस वजह से ऐसा लग रहा है कि आप सफाई दे रहे हैं, आप उस पर डिफेंसिव दिखाई दे रहे हैं, और क्या यही आपके लिए मुश्किल खड़ी करेगा उत्तर प्रदेश चुनाव में आने वाले? देखिए, सबसे पहले तो डिफेंसिव होने की बात नहीं है। अखिलेश जी ने एक बयान में कहा भी था, जो मेरे ख्याल में शायद तक आप उससे वाकिफ नहीं है, उन्होंने कहा भी था ठीक है, काला धन अगर इन लोगों ने पकड़ा है, किसी व्यापारी के यहाँ पकड़ा है, तो ठीक है, एजेंसी, जांच एजेंसी अपना काम करें, और जब तक जांच एजेंसियां कोई बयान नहीं देंगी और किसी चीज की पुष्टि नहीं करेंगे, हम लोग उस पर कोई फालतू की बयानबाजी नहीं करेंगे। दूसरा, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई डिफेंसिव या अटैक वाला मामला है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। अखिलेश जी इसमें बिल्कुल भी, उनको लगता है ये कोई मुद्दा नहीं है। जब भ्रष्टाचार की बात अगर यहाँ पे हो ही रही है, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि जब हमारी सरकार ने पूछा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ पे इस टाइम पे धान और गन्ने और गेहूं का मूल्य देने की बात होती है। अभी बोला भी गया था कि सिस्टम प्लेसेस में है, जीएसटी का जब से डिपार्टमेंट बना है इसीलिए पकड़ा गया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बताएं कि अगर सिस्टम इज इन प्लेस, तो गेहूं और धान की खरीद में चोरी क्यों हो रही है, बिचौलिए क्यों आ रहे हैं? मैं लखीमपुर खीरी जिले से आती हूँ, मेरे यहाँ गन्ना बेल्ट है ये। जब प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ पे चुनाव में, जानते हैं क्या कह गए थे कि मैं, आप नहीं सुनिए, जब भ्रष्टाचार की और डिफेंसिव और अटैक की बात हो रही है, तो कुछ प्रश्न हमारे भी हैं। बिल्कुल पूछिए, सत्ता में बैठी पार्टी को देने अपराजिता जी जवाब देंगे। वो पता है कि अभी तक गन्ने का पेमेंट क्यों नहीं हुआ, और अगर यहाँ पे रेड मारने की बात है तो आप बजाज पे रेड क्यों नहीं मार रही हैं? आप माल्या पे और चौकसी पे और नीरव मोदी पे रेड क्यों नहीं मार रहे? उन्होंने हमारा सारा पैसा लेके वो भाग गए, उनके ऊपर क्या हुआ? वो तो आप ही की सरकार में हुआ ना। पीएनबी स्कैम हो गया हमारे देश में, बैठे बैठे देखते देखते। माल्या हमारा पैसे लेके भाग गया, चौकसी हमारा पैसे लेके भाग गया, नीरव मोदी हमारा पैसे लेके भाग गया। आपने अपनी बात रखी डॉक्टर पूर्वी, आपने अपनी बात रखी। अपराजिता जी से जवाब ले लेते हैं क्योंकि आप उन्हीं से सारे सवाल पूछ रहे हैं। अपराजिता जी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तब हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं, तब हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा भी देखते हैं, लेकिन ये दरअसल हो रहा है, चला जा रहा है, सालों से चलता रहता है, और तब उस तरह की कार्रवाई नहीं देखते या उस तरह की सख्ती नहीं देखते, या बरामदगी होती है तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप ऐसे बिल्कुल सीधे सामने खड़े होकर नहीं लगाए जाते। क्या इसी वजह से ये सब कुछ चलता जाता है? देखिए, दो बातें बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहूंगी। पहली बात ये कि 2014 मई में जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कार्यभार संभाला था, उसी समय उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी और हर एक संस्था, जांच एजेंसी को सख्ती के साथ काम करने के लिए कहा था। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज की सक्रियता पर काफी जोर दिया था, और मैं कहना चाहती हूँ कि लगातार हर एक एजेंसी के द्वारा छापे मारे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय ये हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि अच्छा होता, हम सब ने आशा की थी, हमारी अपेक्षा थी कि आज अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, सबके सामने आकर कहते कि मैं बधाई देता हूं डीजीजीआई को, इतना बड़ा छापा मारा, और इस तरह छापे और जगह पर वो मारे। ये क्यों दुखी है और क्यों अपनी सफाई दे रहे हैं? पीयूष जैन की बचाव में क्यों खड़े दिख रहे हैं? लग रहा है कहीं ना कहीं पीयूष जैन का बचाव कर रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं। और ये सामने आए, अगर नेता हैं, अगर लीडर हैं, तो खुलकर कहें, वो तो से कहें कि बहुत ही अच्छा। अपराजिता जी, अखिलेश तो कह रहे हैं कि हमसे संबंध नहीं है, आपसे संबंध है। वो तो कह रहे हैं हमसे संबंध नहीं है, आपसे संबंध है, आपके करीबी हैं। वो तो यही आरोप वापस लगा रहे हैं, जो आप उन पर लगा रहे हैं वही आरोप वो आप पर लगा रहे हैं। मेरा सवाल लेकिन इससे आगे, क्योंकि हमारे चर्चा का समय भी खत्म होगा। अपराजिता जी, अगर भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनेगा उत्तर प्रदेश में, तो आपको लगता है उससे बीजेपी को फायदा होगा? मैं आपको कह दूं कि अगर मुझे पूछे आप, भारतीय जनता पार्टी की मैं प्रवक्ता हूं और इसके साथ साथ देश की नागरिक हूं। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे योगी आदित्यनाथ जी की क्या थी, तो मैं कहूंगी कि उन्होंने कानून व्यवस्था में बहुत सुधार लाने की कोशिश की और सफल भी रहे। ठीक है। कहा जाता है, दो पंक्तियां कहना चाहूंगी, माफिया कभी चलाते थे सरकार, आज जब्त है उनका कारोबार। मैं आपको कह दूं कि जब 2017 में वो, ठीक है, इस पर पूर्वी जी का जवाब भी ले लेते हैं और फिर दीपक का भी और पूर्वी का भी। दीपक, पहले पूर्वी का जवाब ले लेते हैं। पूर्वी, भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा उत्तर प्रदेश चुनाव में, आप भी इसे बड़ा मुद्दा बनाएंगे? क्यों किया जा रहा है?
कम से कम 1000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ इस पूरे गल्ले मामले में, उसका आप क्या बताएंगे? आपके यहाँ कैसे खत्म हो गया भ्रष्टाचार और माफियाफिकेशन कैसे खत्म हो गया? कस्टोडियल डेथ्स कैसे हो रही हैं? महिलाओं के साथ इतने रेप्स क्यों हो रहे हैं? लखीमपुर जैसी घटना हो जाती है यहाँ पे। हमारे यहाँ आपके मंत्री हैं, यहाँ पे रौंद देते हैं किसानों को। आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आपके यहाँ से बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म हो गया, माफिया खत्म हो गया? हमें लगता है जब से आपकी सरकार आई है बाबा जी की, तब से ज्यादा बढ़ गया है। कोई भी किसी को रौंद देता है, कोई भी किसी को मार देता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मंत्री का बेटा जेल में है, पर मंत्री को अभी भी हटाया ही नहीं गया है। दीपक अभी भी मंत्री पद पे रखा। दीपक की भी प्रतिक्रिया लेते हैं जी। दीपक, मैं इस बात से आपकी इत्तेफाक रखता हूँ कि पहले भी भ्रष्टाचार होते रहे, कोई दूध का धुला नहीं होता था इतना, लेकिन पहले भ्रष्टाचार के नाले होते थे, नाले बहते थे। आज भ्रष्टाचार का समुंदर बह रहा है। आज भाजपा ने समुंदर बना दिया चारों, पूरे देश में चारों तरफ से। तो आप बनाएंगे ना ऐसे बड़ा मुद्दा पे? नहीं बताया गुजरात में आप उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को और कैसे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है इसको बड़ा मुद्दा बनाएंगे, और अगर बनाएंगे तो आपको नुकसान होगा या फायदा? आप मुझसे पूछ रही हैं जी। बिल्कुल ये मुद्दा बनना चाहिए और बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे। देश को बताएंगे कि जो लोग भ्रष्टाचार के नाम पे आए थे, महंगाई के नाम पे आए थे, इनके चेले चपेटे बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। 1000 था उसको बोलते। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।